अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा एक कह लें थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा और आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही आप समझ लें कि सिविल इंजीनियर कौन होता है, इसे इसे इसका काम क्या है, इसने अपनी डिग्री में पढ़ा क्या है, इसको सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या चीज़, और एक सिविल इंजीनियर का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होना क्यों ज़रूरी है। हमारी वीडियो जो है आज इसके ऊपर कह लें इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ये कोई ये प्रॉपर कह लें कि मैंने वीडियो नहीं बनाई या कोई टॉपिक्स मैंने जो है वो स्टडी नहीं किए। बस एक डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ कि सिविल इंजीनियर की अफादियत क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखें, आपने आर्किटेक्ट्स के बारे में सुना होगा, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के आपने इंटरव्यू सुने होंगे, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के आपको वीडियोस बना के दिखा रहे होंगे घर, ये फला आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, ये फला आर्किटेक्ट का डिज़ाइन है। आपको इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में पता होगा कि जी ये फला इंटीरियर डिज़ाइनर ने इस घर को डिज़ाइन किया और ये आर्किटेक्ट ने घर डिज़ाइन किया तो इसकी कीमत ज़्यादा है और ये आर्किटेक्ट बिल्ड एक घर है। लेकिन सिविल इंजीनियर के मुतालिक शायद आपको इतना सुनने को नहीं मिलता या इतने लाइमलाइट में नहीं है। उसका कुछ कसूर हमारे सीनियर्स का भी है, लेकिन खैर वो एक अलग वीडियो है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी जो है वो मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग जो है इसकी डिग्री को थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। जो जो मुझे तो पास आउट हुए काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन जो अभी रिसेंटली पास आउट होके बच्चे आए हैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ताज़ा होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता सकूँ। देखें, सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम अ, 3 से 4 सिविल इंजीनियरिंग में कह लें कि आप मेन पार्ट्स हैं, जिसमें स्ट्रक्चर आ जाता है आपका, जिसमें हम स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, आपका ब्रिज स्ट्रक्चर हो गया, आपका डैम स्ट्रक्चर हो गया, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग होगी, आपकी फ्लोर मिल होगी, आपकी टेक्सटाइल मिल होगी, आपका स्टील का स्ट्रक्चर हो गया, आपका प्री कास्ट कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो गया। तो उसकी डिजाइनिंग, उसके मटेरियल्स, उसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रही हैं, उसके ऊपर लोड्स कौन कौन से लग रहे हैं, उसके लोडिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं, वो हम स्टडी। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज के मुतालिक यानी हाइड्रोलॉजी के मुतालिक हम स्टडी करते हैं कि दरियाओं को डिज़ाइन किस तरह करना है, दरियाओं पे बंद किस तरह बांधने हैं, बराज किस तरह बनाने हैं, दरियाओं का रुख किस तरह होना चाहिए, सैलाब को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, डैम किस तरह बनाने हैं, डैम डिज़ाइन किस तरह करना है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का हमारा एक कह लेंगे प्रॉपर एक ब्रांच है कि रोड्स किस तरह बनेंगे, रोड नेटवर्क्स किस तरह बनना चाहिए, आपकी जो है क्या कहते हैं ब्रिज डिज़ाइंस हैं आपके, वो किस तरह होगा, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। देखें, ये इनमें जो है वो प्रॉपर इंजीनियरिंग शामिल है कि मिसाल के तौर पे आपका एक घर है, तो उसकी जो एक एक कंपोनेंट है, मिसाल के तौर पे आप ईंटें ले लें, आप रेत ले लें, आप बजरी ले लें, आप स्टील ले लें, इन सब कंपोनेंट्स की डिटेल स्टडी होगी, इनकी कंपोजिशन की डिटेल स्टडी होगी, इनके अंदर फोर्सेस कौन से डेवलप होती हैं, ये ज़रूरी क्यों है, इनकी स्टडी होगी। सीमेंट को, रेत को आपस में और बजरी को आपस में मिला के जो चीज़ कंक्रीट बनती है, उस कंक्रीट की स्टडी होगी कि इसमें फोर्सेस क्या डेवलप होती हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि ये कंक्रीट बन जाती है, और जब ये कंक्रीट बन जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, ये क्यों यूज़ होती है, किस किस कंडीशंस में यूज़ होती है, किन किन मौसमों में हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी डिटेल स्टडी विद कैलकुलेशंस जो है वो हम सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स हो गए, आपका पीआरसी जिसको कंक्रीट आप कहते हैं, प्लेन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट आपकी हो गई, आप डैम्स के डिज़ाइन को पढ़ते हैं, आप जियोटेक जिसको हम फाउंडेशंस कहते हैं, सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सॉइल की इतनी कैपेसिटी है, इतनी बेरिंग कैपेसिटी है कि वो बिल्डिंग के वजन को खड़ा कर सकता है कि नहीं। ये चीज़ें हम सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हो गए, ब्राजेस हो गए, ब्रिजेस हो गए, आपके रोड नेटवर्क्स हो गए, वो सारे हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक जो भी चीज़ है वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री में स्टडी की जा सकती है। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ को भी हम जो है वो पढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल के भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो फोकस है वो स्ट्रक्चर्स पे, जियोटेक पे, सॉइल पे, रिवर इंजीनियरिंग पे, इस तरह हमारा रहता है। हो सकता है मैंने कई चीज़ें मिस की हों, लेकिन मेरा मकसद सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री के जो कोर्सेज हैं उसका नाम लेना नहीं है।
मैं एक लेमैन को, एक आम बंदे को बताना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग की चीज़ों में हम पढ़ते क्या हैं। इन सब की इंजीनियरिंग, इन सब की कैलकुलेशन, लोडिंग पैटर्न्स, अगर बिल्डिंग खड़ी है तो वो क्यों खड़ी है, अगर उस पर जल्जला आता है तो क्या जल्जले को वो सह सकती है, अगर एक घर है, एक कमरा है, उसमें क्या 100 बंदे अगर आ जाते हैं कमरे में तो क्या उसकी जो छत है वो बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं कर सकती, कितने टन उस पर वजन आया होता है, और अगर वजन आएगा तो आपकी छत जो है वो बेंड किस तरह होगी, अगर बेंड होगी तो कहाँ कहाँ पे उसके स्ट्रेसेस, यानी कहाँ कहाँ पे उसके जो कह लें कि फोर्सेस डेवलप होंगी। तो इन सब को जो है वो हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो यानी जो एक सिविल इंजीनियर होता है, एक बेसिक सिविल इंजीनियर जो अभी स्टडी करके आया हुआ है और एक जिसका कुछ 3-4 साल का अगर एक्सपीरियंस भी हो जाए, तो वो इन सारी चीज़ों को समझता है। उसको पता होता है कि कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो आप कंक्रीट डाल रहे हैं, जो आप मसाला बना रहे हैं, जो आप रेत बना रहे हैं, जो आप रेत में सीमेंट डाल रहे हैं, उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए। आप सरिया डाल रहे हैं, आपका 3 सूत्र का है कि 4 सूत्र का है, 6 सूत्र का है, तो उसको पता होता है कि भाई ये आया बेनिफिशियल है भी कि नहीं, ये डालना भी चाहिए कि नहीं, और ये किस तरह डालना चाहिए। सब कुछ उसने थ्योरेटिकली पढ़ा भी होता है, और प्रैक्टिकली जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको सारी चीज़ों की एक नो हाउ हो जाती है। हाँ, सिविल इंजीनियर्स का डिज़ाइन से रिलेशन इतना गहरा नहीं होता, होता ज़रूर है, मैं ये क्लियर करता चलूँ। हम भी डिज़ाइंस को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइंस को, बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइंस को हम स्टडी करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चरल साइड को हम एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फील्ड है, वो प्रॉपर एक आर्किटेक्ट है। खैर, ये वीडियो हमारी आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर के दरमियान नहीं है, मैं इसमें सिविल को ही फोकस करूँगा कि हम डिज़ाइन को स्टडी करते हैं, लेकिन उतना नहीं स्टडी करते जितना एक आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर या एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो स्टडी करता है। तो सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन साइट पे होना क्यों ज़रूरी है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो इसी वजह से कि उसको जितने भी मैकेनिज्म होने हैं, जितने भी रिएक्शंस होने हैं, जितने भी काम होने हैं, वो ऑलरेडी थ्योरेटिकली पढ़ चुका है। उसको पता है कि मिस्त्री ने अगर साल बांधनी है, सूत्र बांधनी है तो किस तरह बांधनी है। ये ईंट है, इसकी कंपोजिशन क्या है, आया ये ईंट अव्वल भी है, आया ये दोम है, ये सोम है, ये थर्ड क्लास ब्रिक है, ये ओवरबर्न ब्रिक है, ये बार्शी ईंट है, कौन सी ईंट है, उसको इसकी कंपोजिशन का पता होता है, क्योंकि उसने थ्योरेटिकली इसको स्टडी किया होता है। इसी तरह अगर एक मिस्त्री रेत और सीमेंट का मसाला बना रहा है तो उसने स्टडी किया होता है कि एक 6 के मसाले की क्या स्ट्रेंथ है, एक 5 के मसाले की क्या स्ट्रेंथ है, एक 3 के मसाले की क्या स्ट्रेंथ है, एक 1 के मसाले की क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये सब कुछ हम अपनी लैब्स में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आए होते हैं। जो बंदा 4 साल की इंजीनियरिंग करके आया होता है, सिविल इंजीनियरिंग खासतौर पे, उसको लैब्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर हमारे ईंटों के क्रशिंग टेस्ट होते हैं, कंपोजिशन टेस्ट होते हैं, जितने भी अगर आप कहें ना कि जी ईंट अव्वल है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसका जो कह लें कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको, ये सारी टेस्टिंग हम अपनी डिग्री में करके आ चुके होते हैं। फिर स्टील के ऊपर जो मुख्तलिफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के टेस्ट परफॉर्म होते हैं, ये केसरिया आया आपका 60 ग्रेड है भी कि नहीं, ये सिविल इंजीनियरिंग के लड़के अपने कोर्सेज में एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी करके आ चुके होते हैं। उनको पता होता है कि स्टील की ग्रेडिंग किस तरह होती है, स्टील के रिब्स, ये जो ऊपर धारें बनी होती हैं क्यों बनी होती हैं, स्टील कब ब्रेक होता है, स्टील इस तरह बिहेव करता है, स्टील कितना डालना चाहिए, स्टील इतना डालेंगे तो इतना लोड आएगा, इतना लोड बर्दाश्त करेगा, ये डिज़ाइन किस तरह होगा, और कंक्रीट और स्टील का आपस में क्या ताल्लुक होगा, और ये सब वो स्टडी करके आते हैं। तो इसलिए एक सिविल इंजीनियर का एक कंस्ट्रक्शन साइट पे होना बहुत ज़रूरी है, और ये रूल है, इंटरनेशनल रूल है कि ऑन साइट जितने भी कंक्रीटिंग होती है वो इंजीनियर के बगैर नहीं हो सकती। घरों में तो जो मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो आपको भी पता है कि उधर प्रॉपर्टी डीलर भी घुसे हुए हैं, उधर आर्किटेक्ट भी घुसे हैं, उधर मिस्त्री मजदूर भी जो घर बना रहे हैं। घरों की तो मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा ना, वो तो मैं करूँगा तो मैं खुद फंस जाऊँगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रॉपर आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स आती हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपके नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स बगैर किसी सिविल इंजीनियर के हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, इसी तरह आपकी कंक्रीटिंग खास तौर पे जब तक इंजीनियर नहीं है तो कंक्रीटिंग नहीं होगी। कंक्रीटिंग के टेस्ट जो है वो इंजीनियर्स ने चेक करने हैं, अगर वो टेस्ट फेल हो जाते हैं तो वो कंक्रीट पूरी की पूरी फेल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंजीनियर इंचार्ज यानी एक सिविल इंजीनियर की जो है वो जिम्मेदारी होती है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूशन टू फिनिशिंग, और एंड तक लेके जाना प्रोजेक्ट को, वो एक इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। हमारी फर्म जो है, अगेन हम
घरों की बिल्डिंग मार्केट में भी हम इन हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, और हम घरों में भी हमारे जितने भी टीम है इंक्लूडिंग मी, हम प्रॉपर एक सिविल इंजीनियर्स हैं। हम चीज़ों को उस तरह ही लेके चलते हैं जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ी हैं। हमें चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज का अंदाज़ा है। हम पक्की पकाई बातों पे या एक्सपीरियंस बेस्ड बातों पे या जो मार्केट में चल रहा है तो उसके मुतालिक हम बात नहीं करते। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया, मेरे से फेस टू फेस मिले हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि मैंने हमेशा जहाँ भी कोई चीज़ रखी है या जिस पॉइंट को भी मैंने प्रूव किया है, तो मैंने टेक्निकली प्रूव किया है। मैंने उसकी थ्योरी भी उनके सामने रखी है, रिसर्च भी उनके सामने रखी है, और प्रैक्टिकलिटी भी उनके सामने रखी है कि सर ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। तो आप अपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाएं, चाहे वो 1 मरले का घर है, 5 मरले का है, घरों की कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, जिस चीज़ की भी कंस्ट्रक्शन है, आप उसकी सुपरविज़न, उसका कंट्रोल एक सिविल इंजीनियर को दें या ऐसी कंपनी को दें जिसमें सिविल इंजीनियर्स हों, जो जिसकी ऑन साइट जो है एक सिविल इंजीनियर जो है वो उसको सुपरवाइज़ कर रहा हो। क्योंकि वो ऑलरेडी 4-5 साल का कोर्स करके आया होता है, और उसका 2-4 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके प्रोजेक्ट्स को टेक्निकली साउंड बना सकता है, ताकि किसी भी किस्म की जो छोटी-मोटी गलतियाँ मिस्त्री मज़दूर करते हैं, उनको एक इंजीनियर ही पकड़ सकता है। वरना वो इतने तेज़ होते हैं कि वो किसी के हाथ नहीं आते। आप छोड़ दें, मैं कहता हूँ कि मुझे इतनी उम्र हो गई है, मेरे हाथ नहीं वो आते, तो मतलब अगर कोई वहाँ पे इंजीनियर नहीं है, कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएँगे। तो मेरी आप सबसे रिकमेंडेशन भी है, गुज़ारिश भी है कि अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उन कंपनीज़ को और उन इंडिविजुअल्स को हायर करें जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। क्योंकि उनके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना शायद घरों में कामयाब हो जाए। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि घरों में शायद नॉन टेक्निकल बंदा आपका घर बना दे, लेकिन घरों से ऊपर एक कंस्ट्रक्शन की पूरी दुनिया है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, ब्राजेज़ हैं, ब्रिजेज़ हैं, फ्लोर मिल्स हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, वो सिविल इंजीनियर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के जो है वो मैं डिस्कस करूँगा कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर में आपस में क्या फ़र्क है, और इनकी जो टीम कॉम्बिनेशन बनती है उससे क्लाइंट को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वो वीडियो भी आप लाज़मी देखिएगा, वो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो आएगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें इस चैनल को।